हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। तो मित्रों, आपसे कहना है कि सपने वो नहीं जो सो कर देखे जाते हैं। सपने वो नहीं जो सो कर देखे जाते हैं, अरे सपने तो वो हैं जो सोने नहीं देते हैं। मित्रों, आज का जो क्लास है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और वह है अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार आज पढ़ने के बाद अपवर्तनांक से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप स्वतः बना लीजिएगा। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, तभी आपसे न्यूमेरिकल्स बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड किया हूं आपको आसानी से मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और अभी फिजिक्स चल रहा है, और फिजिक्स में हम लोग आज का जो टॉपिक है वह है अपवर्तनांक के प्रकार। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो अपवर्तनांक मित्रों मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा सापेक्ष या आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो ये दो प्रकार के अपवर्तनांक हो गए, पहला निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष या आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो मित्रों, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बट्टा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, n बराबर c बट्टा v। आइए इसको लिख लेते हैं। तो मित्रों, ये हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि अपवर्तनांक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सापेक्ष या अपेक्षिक अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं? तो मित्रों, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल, n बराबर c बट्टा v। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक का यह सूत्र हो गया। इसमें मित्रों यहां देख लीजिए कि पहला माध्यम वायु निश्चित रूप से होगा, मतलब माध्यम एक वायु या निर्वात भी हो सकता है। अब निर्वात मैंने क्यों लिखा ये जान लीजिए कि वायु का अपवर्तनांक मित्रों मैं इसके पिछले क्लास में आपको बताया कि 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक जो होता है वह 1.0003, तो इसको बराबर 1 लगभग 1 मान सकते हैं। अब 1 हो गया, इसका मतलब कि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों लगभग बराबर है, तभी यह 1 आया। इसलिए हम यहाँ पर निर्वात लिख सकते हैं। यहाँ मैं यह भी मिटा के लिख सकता हूँ कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। अब निर्वात में क्यों लिखा? तो निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होता है। यही कारण है कि वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 हो जाता है। क्लियर? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये पहला हमारा खत्म हुआ। इसमें याद रखिएगा कि माध्यम एक वायु या निर्वात होगा और n बराबर c बटा v। c वायु में प्रकाश की चाल और v माध्यम में प्रकाश की चाल है। आइए इसको मिटाते हैं और दूसरा पढ़ते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो मित्रों, दूसरा जो हमारा अपवर्तनांक है वह है आपेक्षिक या सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो आपेक्षिक अपवर्तनांक किसको कहते हैं मित्रों? तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक या सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब यदि दो माध्यम दिया है, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हमें निकालना हो तो N2 बट्टा N1, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यदि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कर देंगे, निकल जाएगा। यह निरपेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक निकलेगा। आइए इसको लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। तो मित्रों, मैंने ये लिख दिया कि आपेक्षिक या सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वह दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जब दो माध्यम दिया होगा और उन्हीं के जो अपवर्तनांक होगा उसका अनुपात करेंगे तो जो मान आएगा वह आपेक्षिक या सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। जैसे यहाँ मान लिया हमने कि माना कि माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 और N2 है, मतलब माध्यम 1 के निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। तो माध्यम 2 का निकाल रहे हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के। तो यह होगा N21। N21 का मतलब होता है मित्रों कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहाँ 2 है तो यह N2 बट्टा N1। यदि यहाँ पर हम लिख दें यहाँ पर कि माध्यम 1 का, अब 1 का निकाल दें, यहाँ 2 का निकाले, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो मित्रों यहां पर अब देखिए माध्यम 1 का निकालना है तो N1 किसके सापेक्ष? तो माध्यम 2 के सापेक्ष, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब बराबर, अब देखिए यहाँ 2 था तो N2, यहाँ 1 है पहले तो N1 अब बट्टा N2। अब N1 N2 क्या है मित्रों? तो यहाँ पर देख लें माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है वो आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना है। तो यहाँ परिभाषा से स्पष्ट है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात है, तो यहाँ माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने मान लिया N1 और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2। तो माध्यम 2 का निकाल रहे हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक तो N21। बहुत सारे बुक्स में या हमारे शिक्षक मित्र बता देते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1N2, ऐसे भी आप लिखिएगा, यह भी सही है यह भी सही है। यह हो गया कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यह भी वही हुआ कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, दोनों सही है। यहां पर भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2N1 या इतना, दोनों सही है। तो मित्रों यहां आपको यह समझ लेना है कि जिसका हमें निकालना होगा वो यहां फर्स्ट में रहेगा, यहां पर रहेगा, और जिसके सापेक्ष निकालना होगा और वो बाद में होगा। सापेक्ष बाद में जिस माध्यम का निकालना होगा वो पहले। जैसे यहाँ माध्यम 2 का हम निकाल लें तो माध्यम 2 यहाँ पहले लिखे, माध्यम 1 के सापेक्ष है तो 1 बाद में लिखे। यहाँ माध्यम 1 का निकाल लें तो 1 पहले है, माध्यम 2 के सापेक्ष तो 2 बाद में। यहाँ पर वही चीज है, जो सापेक्ष है इसमें पहले है और जिसका निकालना है वो बाद में यहाँ पर लिखे हैं। तो दोनों इस तरह भी लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सही। क्लियर? तो इस तरह से हम ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया।
अब इसके बाद मित्रों हम जानते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने का सूत्र हम जानते हैं कि n बराबर होता है c बटा v। अब आइए इस सूत्र का हम लोग यूज करते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल C1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल C2 हो तो। अब मित्रों हमने मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल C1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल C2 है, तो हमें मान निकालना है N1 और N2 का। तब इसलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको मैं बता चुका हूं। N1 यदि हम निकालें तो आप जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसको हम लिख सकते हैं C2 बटा नहीं C बटा C1। N1 है तो मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये इस सूत्र की सहायता से यह हो गया। वायु में प्रकाश की चाल को C से सूचित करते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ मान लिया है, एक में यह है, तथा N2 बराबर हम निकाल दें तो फिर यह भी हो जाएगा C बटा C2। अब इन दोनों मान को समीकरण यह जो एक है इसमें रखने पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मित्रों कि इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर। अब इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो मित्रों हमारा सूत्र है N21 बराबर N2 बटा N1। तो N2 का मान है C बटा C2, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ बराबर देकर पूरा बट्टा बड़ा वाला खींच देंगे। N2 का मान C बटा C2 और N1 का मान है C बटा C1, ये लिख दिए। अब इसको हम लिखना चाहें तो N21 बराबर हो जाएगा C बटा C2 और इसको जैसे ही गुणा में बदलेंगे इस बट्टा को, ये उलट जाएगा, मतलब C1 बटा C हो जाएगा, ये उलट जाता है। अब ये C से C कट गया, तो इसलिए N21 बराबर आ गया C1 बटा C2। अब इसको हम क्या लिखेंगे, C बटा C2 हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर N21 मतलब C1 बटा C2 हो गया, तो मित्रों N21 का मतलब हो गया कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। यहाँ देखिए मान लिए हैं माध्यम 1 में प्रकाश की चाल C1 है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और यह C2 जो है वो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसको लिख सकते हैं, या इसको हम यदि लिखना चाहें, आइए इसको लिख लेते हैं। पहले मैं मिटा दूं इसको। तो मित्रों ये इसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया। N21 मतलब हो गया माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, C1 माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और C2 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं मित्रों, इसी प्रकार यदि यहाँ N21 है, यदि हम लिख दें N12
तो n12 का मतलब हो गया माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको यदि हम निकालें तो देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 1 वाला ऊपर है 2 वाला नीचे है, तो इसका अपोजिट कर देंगे। मतलब इसको हम लिखेंगे C2 बटा C1, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब ध्यान से इसको देख लीजिए मित्रों, जो मैं बताया हूँ वही चीज मैं लिख दिया यहाँ पर, या 3 को हम लिख सकते हैं इसी के आधार पर। ये 2 है, इसको मैंने यहाँ लिखा, और इसी के आधार पर मैंने इसको लिखा है n12, यहाँ 21 है तो C1 बटा C2 है, यहाँ 12 हो गया तो C2 बटा C1 हो गया। और C1 C2 तो आप जान रहे हैं माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, और यह माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। इस तरह से हमने ये लिख दिया। n12 है तो 2C2 बटा C1 हुआ, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हमने लिख दिया। अब मित्रों हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 से गुणा करते हैं, तब देखिए क्या आता है। इसको मैं मिटा दूं, तो यह समीकरण 1 और 2 मैंने यहां लिख दिया। अब दोनों को गुणा करते हैं मित्रों। अब समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो n21 इंटू n12, तो इसको भी करेंगे गुणा, ये n21 और इसको यहाँ LHS वाला LHS में गुणा करेंगे और RHS वाला RHS में करेंगे। तो ये C1 बटा C2 और यह C2 बटा C1, यह C1 बटा C2, यह C2 बटा C1। अब ये C1 से C1 कट गया, C2 से C2 कट गया, तो यहाँ आ गया n21 इंटू n12 बराबर 1। ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। अब इससे यदि हम निकाल दें n21 तो बराबर हो जाएगा, ये गुणा में है, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो बट्टा में यानी भाग में होगा, तो 1 बट्टा n12 हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं कि अर्थात माध्यम अपवर्तनांक, ये n21 को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर हम लिख सकते हैं, ये 1 है तो 1, अब बट्टा इसको हम लिख सकते हैं माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इस तरह से यह हमारा पांचवा इक्वेशन, ये और ये दोनों हमारा इक्वेशन है। अब ये सूत्र मित्रों, आप जो भी इक्वेशन मैंने इसमें बताया इसको एक फॉर्मूला के रूप में हम यूज करेंगे सवाल बनाते समय, जो आंकिक प्रश्न होगा, न्यूमेरिकल्स होगा। तो ये जान लिए कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 बट्टा माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा n21 बराबर n 1 बट्टा n12। अब यदि हम इसको एक और चीज लिखना चाहें यहाँ पर, इसलिए n12 लिखना चाहें, तब ये क्या हो जाएगा, इसको यही रखते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं,
तो 1 हो जाएगा n/1 और इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन 6। अब n12 को आप लिख सकते हैं माध्यम 1 का, अर्थात माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर, ये हो जाएगा 1 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इस तरह से मित्रों ये जो 6 इक्वेशन मैंने आपको दिया, इसका यूज हम लोग एज ए फॉर्मूला सूत्र के रूप में करेंगे और इसी से न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे। और न्यूमेरिकल्स अंकित प्रश्न के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरा पढ़ाई आपको समझ में आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।